अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपने रिवीजन कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं और हम इंशाल्लाह 1 से 1.5 माह में अपनी बुक को रिवाइज करेंगे। तो चैप्टर 15 से बच्चे हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं, विच इज होम्योस्टेसिस। हम इस चैप्टर में देखेंगे, जानेंगे व्हाट इज होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस चीज क्या है। फिर हम देखेंगे व्हाट इज ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन को हम जानेंगे, एक्सक्रीशन को पढ़ेंगे और थर्मो रेगुलेशन के कॉन्सेप्ट को हम साथ साथ देखेंगे। तो बच्चे चलते हैं स्ट्रेट हुए होम्योस्टेसिस की तरफ। आप ऑब्जर्व करेंगे सर्दियां हो या गर्मियां, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन रहता है। बाहर का टेम्परेचर जो मर्जी है, और जो हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। इसके लिए हमारी बॉडी में डेवलप्ड मैकेनिज्म्स हैं जो हमारे टेम्परेचर को 37 डिग्री तक मेंटेन रखेंगे। अगर बाहर गर्मी ज्यादा है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म की हीट पैदा हो रही है, तो हमारी बॉडी का जो कूलिंग सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। हमारे स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, स्वेट प्रोड्यूस होगा, इवेपोरेशन और कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह जब बाहर मौसम ज्यादा या बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, तो हमने अंदर के टेम्परेचर को ज्यादा होने से बचाना है, एक नैरो रेंज में मेंटेन करके रखना है। होम्योस्टेसिस में एक चीज नोट कीजिएगा, होम्योस्टेसिस का मतलब किसी चीज को फिक्स कर देना नहीं है। जो हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है ये भी चेंज होता है, पर मॉडरेट रेंज में, ऐसी रेंज जो टॉलरेटेबल है, जिसको ह्यूमन बॉडी टॉलरेट कर सकती है। पक्की फिक्स्ड चीज कोई भी नहीं होम्योस्टेसिस में। अब क्या हुआ, कंडीशन हुई चेंज, बाहर का टेम्परेचर गिर गया 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो फिर भी बॉडी को मेंटेन करना है। तो इसके लिए बॉडी ने क्या किया, अपने हीटिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट किया। अब बॉडी का हीटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा और क्या करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री तक मेंटेन रखेगा। होम्योस्टेसिस क्या चीज है बच्चे, कि हमारी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखना डिस्पाइट ऑल द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट पानी ज्यादा है या कम है, हमारी बॉडी के फ्लूइड्स में हमने वाटर की कंसंट्रेशन को एक लेवल तक मेंटेन रखना है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम है, पर हमारी बॉडी को एक टॉलरेटेबल रेंज तक सॉल्ट्स को मेंटेन रखना है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, हमारी बॉडी को अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। तो मैं क्या कह सकता हूं होम्योस्टेसिस के बारे में, द मेंटेनेंस of internal condition of body despite all the changes in external environment। बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को एक टॉलरेटेबल रेंज में मेंटेन करके रखना, डिस्पाइट ऑल द चेंजेस, उन चेंजेस से कत्ते नजर जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आ रहे हैं, हम क्या कहते हैं बच्चे से, होम्योस्टेसिस। एक और नजरिए से, एक और तरीके से होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन को देखते हैं। बाहर अगर अचानक टेम्परेचर चेंज आ रहा है और हमारी बॉडी उस टेम्परेचर चेंज को देखते हुए इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन अगर ना करे, खुदा ना खास्ता, तो वो बाहर का टेम्परेचर चेंज हमारी बॉडी को बैडली इफेक्ट करेगा, बिल्कुल। तो क्या मैं कह सकता हूं होम्योस्टेसिस टू सेव the internal environment from the harms and fluctuation in the external environment। एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आने वाले चेंजेस, आने वाली फ्लक्चुएशंस, उनसे अपनी इंटरनल कंडीशन को बचाना होम्योस्टेसिस कहलाता है।
तो बच्चों होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन में दो तरीके से देखा, एक मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन डिस्पाइट ऑल द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और दूसरी द मेंटेनेंस या द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द हार्म्स एंड फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाली फ्लक्चुएशंस से अपनी इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी को बचाना क्या कहलाता है बच्चे? होम्योस्टेसिस। तो बच्चे होम्योस्टेसिस की बुक में जो लिखी डेफिनेशन है उसकी तरफ चलते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। वो कहता अपनी इंटरनल बॉडी की कंडीशंस को मेंटेन करना किस चीज से? डिस्पाइट ऑल द फ्लक्चुएशंस एंड हार्म्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे चेंजेस जो हमारी बॉडी को बैडली इफेक्ट कर सकते हैं, उन चेंजेस से अपनी बॉडी को बचाना क्या कहलाता है बच्चों? होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस में हम तीन मेजर चीजों को देखते हैं, ओस्मोरेगुलेशन, thermoregulation and excretion. Now what is osmoregulation? The mechanism of regulation. रेगुलेशन का वो प्रोसेस, रेगुलेशन का वो मैकेनिज्म जिसमें जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, किसके दरमियान? रेगुलेशन का क्या मतलब है बच्चे? फैन का आप रेगुलेटर देखते हैं, उस रेगुलेटर से आपने फैन की स्पीड सिर्फ कम नहीं करनी होती, ज्यादा भी करनी होती है। तो रेगुलेशन का बच्चे मतलब सिर्फ ज्यादा करना नहीं होता, साथ कम करना नहीं होता, जबकि सिचुएशन के मुताबिक डिपेंड कर रहा है। अगर थर्मो रेगुलेशन में क्वांटिटी वाटर या सॉल्ट्स की बॉडी में ज्यादा चाहिए तो वो भी क्यों थर्मो रेगुलेशन होगा। और अगर बॉडी में एक्सेस क्वांटिटी है वाटर और सॉल्ट्स की, उसको हमने रिक्वायर्ड क्वांटिटी में उसके लेवल को नीचे लो की तरफ लेके जाना है, तब भी हमें थर्मो रेगुलेशन का ही सहारा लेने की जरूरत पड़ेगी। व्हाट इज थर्मो रेगुलेशन? थर्मो रेगुलेशन में मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन का वो मैकेनिज्म बिटवीन, किसके दरमियान में? बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान में, ऑफ सॉल्यूट्स एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इज नॉन एज थर्मो, इज नॉन एज ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो बच्चे वर्ड है वाटर से रिलेटेड। तो कुल मिलाकर में बात क्या समझ चलती है कि इंटरनल बॉडी में, इंटरनल एनवायरनमेंट में वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना क्या कहलाता है बच्चे? ओस्मो रेगुलेशन। एक ऑर्गेनिज्म में अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में सॉल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना डिस्पाइट ऑल चेंजेस in the external environment is known as osmoregulation। बाहर के एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर अबंडेंस में या शॉर्टेज में है, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। हमें अपनी इंटरनल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स को मेंटेन रखना है, और इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं? इस मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन, किस चीज की रेगुलेशन? ऑफ water and solutes between environment and organism is known as osmoregulation। फिर चलते हैं बच्चे एक्सक्रीशन की तरफ। हमने खाना खाया, केमिकल मटेरियल इनटेक किया, जो सिंपल फूड मटेरियल इनटेक किया,
अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा। अब इस फूड की हमने ब्रेक डाउन करनी है थ्रू मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसके साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होती है, और हमारी बॉडी में मोस्टली नाइट्रोजन की फॉर्म में, जिसको कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, प्रोड्यूस होता है। अब बच्चे जो वेस्ट मटेरियल है, ये एक हद तक कंसंट्रेशन से अगर बढ़ गया तो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। तो इस वेस्ट मटेरियल से हमें जान छुड़ानी है। वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल। इस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से जो आउट रिमूव करने का मैकेनिज्म है, इस वेस्ट मटेरियल को, इस नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारी बॉडी से जो रिमूव करने का प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, उसे हम एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। एक्सक्रीशन वर्ड्स में हम समझ जाते हैं किसी चीज को एक्सक्रीट करना है, रिमूव करना है। सो एक्सक्रीशन, द मैकेनिज्म which eliminates nitrogenous waste। उसने बच्चे नाइट्रोजनस वेस्ट का जिक्र क्यों किया? क्योंकि हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है, ज्यादा मिकदार उसमें नाइट्रोजन की है। आप अमोनिया देख लें, आप यूरिया देख लें, आप यूरिक एसिड देख लें, ये तीन मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, और ये तीनों के तीनों वेस्ट प्रोडक्ट में हमें नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा मिलेगी। So what is excretion? The elimination of nitrogenous waste is known as excretion। अगर हम नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी में ज्यादा देर तक रखेंगे तो बच्चे इसका नुकसान क्या है? ये टॉक्सिक मटेरियल होता है, ये हमारी बॉडी में जहर फैला देगा और डेथ की तरफ ले जाएगा। तो इसलिए नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हमारी बॉडी का नुकसान है। थर्ड बच्चे, थर्मो रेगुलेशन। लव्स थर्मो रिलेटेड टू थर्मल, एंड थर्मल इज रिलेटेड टू हीट। तो इस प्रोसेस में हम बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे होंगे डिस्पाइट ऑल द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंज के बावजूद हम अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर। तो बच्चे, जब मेंटेनेंस of internal temperature within tolerable range is known as thermoregulation। अपने इंटरनल टेम्परेचर को एक टॉलरेटेबल रेंज में मेंटेन रखना कहलाता है बच्चे थर्मो रेगुलेशन। अब मैंने आपकी चीज का जिक्र किया था कि हमारा इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कैसे होता है। बच्चे, इसके लिए हम यूज करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म प्रोसेस को। अब ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या चीज है? एक ऐसा प्रोसेस जिसकी आउटपुट ही उसी प्रोसेस को कंट्रोल कर रही हो। एक ऐसा प्रोसेस जिसका जो आउटपुट आ रहा है वो खुद उस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा हो। एग्जाम्पल हम देखेंगे टेम्परेचर की। बॉडी में टेम्परेचर राइज होना शुरू हुआ, हाइपोथैलेमस जो हमारी बॉडी का थर्मामीटर है, थर्मोस्टेट है, उसने जाना कि बॉडी में टेम्परेचर है ज्यादा। इस हाइपोथैलेमस ने क्या किया? हमारी बॉडी के कूलिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। अब हमारी बॉडी का कूलिंग सिस्टम क्या है? मेन स्वेटिंग ग्लैंड्स। कूलिंग सिस्टम एक्टिवेट हुआ मतलब स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हुए, स्वेट ग्लैंड ने स्वेट प्रोड्यूस किया। अब जब स्वेटिंग हुई, पानी वेपोरेट हुआ, कूलिंग इफेक्ट होना शुरू हो गया। कूलिंग इफेक्ट से टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डाउन आ रहा है, टॉलरेटेबल रेंज में आ रहा है। जब टेम्परेचर टॉलरेटेबल रेंज में पहुंच गया, हाइपोथैलेमस ने इस कूलिंग मैकेनिज्म को रोक दिया। तो इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है। उसकी आउटपुट भी टेम्परेचर ही थी।
इस कूलिंग सिस्टम के आउटपुट टेम्परेचर को लो करना था ना, तो इस कूलिंग सिस्टम की जो आउटपुट थी वो टेम्परेचर था, और टेम्परेचर इस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, ये प्रोसेस शुरू हो गया। जब टेम्परेचर वापस टॉलरेटेबल रेंज में पहुंच गया, तो ये प्रोसेस रोक दिया गया, ये मैकेनिज्म रोक दिया गया। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें उसका आउटपुट उस स्टेप को कंट्रोल कर रहा होगा, उस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होगा, उसको बच्चे हम क्या कहते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। अब उसने इसको टेम्परेचर की मदद समझाने की कोशिश की है। पहली कंडीशन, जब टेम्परेचर जा रहा है ऊपर, रिक्वायर्ड क्वांटिटी से हायर की तरफ टेम्परेचर जा रहा है, हुआ क्या इसमें? थर्मोस्टेट ने सेंस किया, कूलिंग सिस्टम एक्टिवेट किया, स्वेटिंग ग्लैंड ने स्वेट प्रोड्यूस किया, इवेपोरेशन हुई, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हो गया। कूलिंग। अब बच्चे हैं दूसरी कंडीशन की तरफ, जब टेम्परेचर डाउन हो रहा बॉडी का, सेंस कौन करेगा? वही हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट, हाइपोथैलेमस, जो फोर ब्रेन का एक पार्ट है। हाइपोथैलेमस ने सेंस किया कि बॉडी का टेम्परेचर डाउन जा रहा है, 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा है। अब हाइपोथैलेमस ने क्या किया? बॉडी का जो वार्मिंग सिस्टम है, हमारे मसल्स, हमारा मेटाबॉलिज्म, वो बॉडी के वार्म सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। हमारे मसल्स शिवर करना शुरू कर देंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। उसमें बच्चे क्या होगा? मेटाबॉलिज्म जब तेज होगा तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी भी ज्यादा। जब मसल्स वाइब्रेट करेंगे, शिवर करेंगे, तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो बॉडी का जो वार्मिंग सिस्टम है वो एक्टिवेट हुआ, टेम्परेचर ऊपर जा रहा है और एक टॉलरेटेबल रेंज में पहुंच गया। इस टाइम पे हम अपने बॉडी के वार्मिंग सिस्टम को रोक देंगे। तो अगेन टेम्परेचर इज कंट्रोलिंग द वार्मिंग प्रोसेस और द वार्मिंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। तो इस चीज को बच्चे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। नेक्स्ट में बताता है कि होम्योस्टेसिस सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान में नहीं हो रही, होम्योस्टेसिस सेलुलर लेवल पे भी हो रही है। सेल की भी दो कंडीशंस है। सेल के लिए जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है वो उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जबकि सेल के जो अंदर का एरिया है, which is we call intracellular portion of the cell, वो उसके इंटरनल एनवायरनमेंट है। वो कहता है बिल्कुल जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ होम्योस्टेसिस का एक ताल्लुक मेंटेन रख रहा है, इसी तरह एक सेल अपने एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के साथ एक होम्योस्टेसिस का रिलेशन मेंटेन करके रखे हुए है। हर सेल अपना वाटर मेंटेन कर रहा है, हर सेल अपने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स मेंटेन कर रहा है, हर सेल अपने टेम्परेचर, अपने पीएच को मेंटेन कर रहा है, और हर सेल एक्सक्रीशन भी परफॉर्म कर रहा है। तो कहते हैं सेल के बाहर जो उसका एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, जो उसके लिए एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसमें नैरो रेंज में फ्लक्चुएशंस होती हैं, और सेल उन नैरो रेंज फ्लक्चुएशन से बचने के लिए, उनके नुकसान, उनके हार्म से बचने के लिए अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन कर रखते। तो याद रखिएगा, होम्योस्टेसिस में हम किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स नहीं करते। हमने टेम्परेचर देखा, हमने वर्ड यूज किया टॉलरेटेबल रेंज में रखा। हमने ओस्मो रेगुलेशन की, हमने वाटर और सॉल्ट की कंसेंट्रेशन के टॉलरेटेबल रेंज में रखा, फिक्स नहीं किया। एक्सक्रीशन को भी हमने जब तक एक टॉलरेटेबल रेंज में हम स्टोर कर सकते हैं, वेस्ट मटेरियल को हम बॉडी में स्टोर करते हैं, एक्सेस को हम रिमूव करते जाते हैं। तो बच्चे ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे कल से, तब तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज।